आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही अजीब केस फाइल है। ये कहानी फ्रांसिस थर्स्टन की है, जिसे अपने चाचा प्रोफेसर एंजल की मौत के बाद एक बंद बक्सा मिलता है। और ये कोई मामूली विरासत नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसी पहेली की शुरुआत थी जिसके टुकड़े पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे। तो आज हम इन्हीं बिखरे हुए सुरागों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक अजीब सी दिखने वाली मूर्ति, दुनिया भर में लोगों को आ रहे एक जैसे डरावने सपने, जंगल में छुपा एक रहस्यमयी पंथ और एक लापता जहाज के नाविक की डायरी। हम ये पता लगाना है कि ये सब मिलकर किस बड़ी अनजानी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। बिल्कुल। और यही इस केस की सबसे दिलचस्प बात है। कैसे अलग-अलग मतलब बेतरतीब लगने वाली घटनाएं, एक सपना, एक मूर्ति, एक अखबार की कटिंग, अचानक एक ही पैटर्न का हिस्सा लगने लगती हैं। ये एक जासूसी कहानी की तरह है। पर यहाँ हम किसी कातिल को नहीं, बल्कि शायद ब्रह्मांड के किसी ऐसे नियम को ढूंढ रहे हैं जिसे हम जानते ही नहीं। चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं। वो बक्सा, ठीक है। तो फ्रांसिस को ये बक्सा मिलता है। उसके चाचा प्रोफेसर एंजल एक सम्मानित विद्वान थे, तो उसे लगा कि शायद इसमें कुछ पुराने एकेडमिक पेपर्स होंगे। लेकिन जब उसने बक्सा खोला तो अंदर जो मिला वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा अजीब था। कोई सोना चांदी नहीं, कोई कीमती दस्तावेज नहीं। बक्से में सबसे पहले एक छोटी भारी मूर्ति थी, काले हरे पत्थर से बनी हुई। उसका डिजाइन ऐसा था जो किसी भी जानी पहचानी सभ्यता या कला से मेल नहीं खाता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने ऑक्टोपस, ड्रैगन और इंसान को मिलाकर एक अजीब भयानक चीज बना दी हो। और उसके साथ थे कुछ रेखाचित्र और हाथ से लिखे हुए नोट्स। ये नोट्स भी उतने ही अजीब थे। उनमें किसी अनजान सभ्यता, उनके रीति रिवाजों और कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र था जो प्रोफेसर की विशेषज्ञता से बिल्कुल बाहर थे। इन सब को देखकर फ्रांसिस को पहली बार शक हुआ कि उसके चाचा की मौत, जिसे सब एक हादसा मान गए थे, शायद उतनी सीधी साधी नहीं थी। उसे लगा कि प्रोफेसर किसी ऐसी चीज के बहुत करीब पहुंच गए थे जो खतरनाक थी। और यहीं से जांच शुरू होती है। ये सिर्फ एक विरासत नहीं है, बल्कि एक तरह का चैलेंज है। सोचिए, आपको एक ऐसी पहेली दी गई है जिसका कोई संदर्भ ही नहीं है। एक तरफ वो मूर्ति है, एक ठोस भौतिक चीज जिसे आप छू सकते हैं। दूसरी तरफ वो नोट्स हैं जो उस मूर्ति के पीछे के विचार और इतिहास की तरफ इशारा कर रहे हैं। फ्रांसिस को ये एहसास होता है कि वो किसी ऐसी चीज पर ठोकर खा गया है जिसे शायद दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा जाना था। वो बक्सा एक तरह से प्रोफेसर की अधूरी खोज को आगे बढ़ाने का निमंत्रण था। फ्रांसिस उन नोट्स को और गहराई से पढ़ना शुरू करता है और यहीं से मामला और उलझ जाता है। प्रोफेसर ने पिछले कुछ महीनों की घटनाओं का रिकॉर्ड रखा था और उसमें एक बहुत ही अजीब बात लिखी थी। दुनिया भर में खासकर कलाकार, कवि और दूसरे संवेदनशील दिमाग वाले लोग एक अजीब मानसिक परेशानी से गुजर रहे थे। ये सब लोग जो अलग अलग देशों में रहते थे और एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, एक ही तरह का डरावना सपना देख रहे थे। उन सपनों में बार बार एक ही मंजर आता था। एक रहस्यमयी दलदली शहर जो अजीबोगरीब एंगल और इमारतों से बना था। उस शहर पर मंडराती एक विशाल परछाई और एक ऐसी बेचैनी का एहसास जैसे कोई बहुत पुरानी और ताकतवर चीज जाग रही हो। प्रोफेसर के नोट्स में इन सपनों के कई विवरण थे। लेकिन सपने देखते हैं, हम कैसे मान ले कि ये सब आपस में जुड़े हुए थे? आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर ये सपने अलग अलग होते, जैसे किसी को सांप दिख रहा है, किसी को भूत, तो हम इसे नजरअंदाज कर सकते थे। लेकिन यहाँ बात विशिष्टता की है। हर कोई एक ही दलदली शहर और विशाल परछाई की बात कर रहा था। मनोविज्ञान में इसे कभी-कभी सामूहिक अवचेतन से जोड़ा जाता है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा अजीब था। ये ऐसा था मानो कोई एक ही रेडियो स्टेशन हो और ये सभी लोग अनजाने में उसे ट्यून कर रहे हो। और फ्रांसिस को इसका सबूत भी मिलता है। प्रोफेसर के नोट्स में उसे विलकॉक्स नाम के एक युवा मूर्तिकार का जिक्र मिलता है। विलकॉक्स इन्हीं सपनों से इतना परेशान हो गया था कि उसने सपने में दिखी चीजों के आधार पर मिट्टी की एक मूर्ति बना डाली। जब फ्रांसिस उस मूर्ति को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो मूर्ति हूबहू वैसी ही थी जो उसे प्रोफेसर के बक्से में मिली थी। सोचिए उस पल के बारे में। एक चीज जो उसके चाचा के बंद बक्से में थी, अब एक अजनबी कलाकार ने सपने के आधार पर बना दी है। यहीं फ्रांसिस को यकीन हो जाता है कि यह सिर्फ लोगों का वहम नहीं है, बल्कि कोई असली सिग्नल है जो इन लोगों के दिमाग तक पहुंच रहा है। बिल्कुल। विलकॉक्स की मूर्ति वो पुल है जो सपनों की दुनिया को असल दुनिया से जोड़ता है। अब हमारे पास एक पैटर्न है,
एक प्राचीन मूर्ति, दुनिया भर में एक जैसे सपने और उन सपनों से बनी एक नई मूर्ति। ये मास हिस्टीरिया से कहीं आगे की बात है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, बल्कि सवाल ये है कि ये सिग्नल आ कहाँ से रहा है। तो फ्रांसिस के पास अब एक मूर्ति है और कुछ लोगों के अजीब सपने, लेकिन ये सब अभी भी मतलब दिमाग की दुनिया में है। उसे असली दुनिया में कोई ठोस सबूत कब मिलता है? और यही कहानी में एक और परत जुड़ती है, जो इस रहस्य को दिमाग से निकालकर समाज में ले आती है। अपनी जांच के दौरान फ्रांसिस को एक पुरानी अखबार की कटिंग मिलती है। खबर लुइसियाना के जंगलों में पुलिस के एक छापे के बारे में थी। पुलिस ने वहां एक बहुत ही अजीब पंथ के लोगों को पकड़ा था, जो कुछ भयानक रीति रिवाज कर रहे थे। जब फ्रांसिस उस पंथ के बारे में पढ़ता है तो उसे एक और बड़ा झटका लगता है। पुलिस को उनके अड्डे से एक मूर्ति मिली थी और अखबार में उसका जो विवरण था वो बिल्कुल प्रोफेसर एंजल की मूर्ति जैसा था। इतना ही नहीं, वो लोग कुछ अजीब मंत्रों का जाप कर रहे थे और वो शब्द भी प्रोफेसर के नोट्स में लिखे गए अनजान शब्दों से मिलते जुलते थे। पूछताछ में पंथ के लोग दावा करते हैं कि वे महान प्राचीन देवताओं की पूजा करते हैं जो सितारों से आए थे और अब समुद्र के नीचे अपने घर में मृत होकर सपने देख रहे हैं। वे कहते हैं कि वे उस सोते हुए देवता को संदेश भेज रहे हैं ताकि वो जाग सके। अब फ्रांसिस के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जो सिग्नल कलाकारों के दिमाग में सपनों के रूप में आ रहा था, वही सिग्नल इन लोगों तक भी पहुंच रहा था, लेकिन इन्होंने उसे एक धर्म का रूप दे दिया था। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे असली दुनिया में होता है। एक अनजानी घटना होती है, जैसे कोई यूएफओ देखना, और कुछ लोग उसे एक निजी अनुभव की तरह देखते हैं, जबकि दूसरे उसके आसपास एक पूरा विश्वास तंत्र, एक पंथ बना लेते हैं। सिग्नल एक ही होता है, लेकिन इंसानी दिमाग उसे अलग अलग तरह से प्रोसेस करता है। कलाकार उसे कला में ढालता है और एक धार्मिक समूह उसे पूजा में। ये दिखाता है कि कैसे एक ही अज्ञात शक्ति अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से असर डाल सकती है। ये जांच को मनोवैज्ञानिक दायरे से निकालकर क्या कहते हैं, समाजशास्त्रीय दायरे में ले आता है। लेकिन एक सवाल है, अगर ये सिग्नल इतना शक्तिशाली था तो इसे सिर्फ कलाकारों और एक छोटे से पंथ ने ही क्यों पकड़ा? बाकी दुनिया पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? ये एक बेहतरीन सवाल है। शायद वो सिग्नल हर समय मौजूद है, जैसे रेडियो की तरंगे, लेकिन उसे पकड़ने के लिए एक खास तरह का रिसीवर चाहिए। कलाकार और कवि स्वभाव से ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनका दिमाग तार्किक बंधनों से थोड़ा मुक्त होता है, और उस पंथ के लोग, उन्होंने शायद जानबूझकर अपनी चेतना को उस सिग्नल के लिए खोला था, अपने रीति रिवाजों के जरिए। हम और आप जैसे आम लोग अपने रोजमर्रा के शोर में इतने व्यस्त हैं कि शायद हम उस सिग्नल को सुन ही नहीं पाते। ठीक है, तो अब हमारे पास एक मूर्ति है, सपने हैं और एक पंथ भी है, लेकिन ये सब अभी भी जमीन पर हो रहा है। कहानी समुद्र तक कैसे पहुंचती है? इसके बाद फ्रांसिस को एक और सुराग मिलता है जो शायद सबसे ठोस और सबसे डरावना है। उसे ऑस्ट्रेलिया से आई एक खबर मिलती है जहां एम्मा नाम का एक जहाज लावारिस हालत में मिला था। जहाज पर कोई नहीं था, चालक दल पूरी तरह से गायब था, लेकिन बचाव दल को जहाज से एक नाविक की डायरी मिलती है। वो डायरी एक युवा नाविक ने लिखी थी। उसमें लिखा था कि वे एक भयंकर तूफान में फंस गए थे और जब तूफान शांत हुआ तो उन्होंने खुद को एक अनजान द्वीप के पास पाया। ये द्वीप किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं था। डायरी में आगे जो लिखा था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नाविक लिखता है कि द्वीप पर मौजूद इमारतें और पत्थर की बनावटें अजीब थीं, जो इंसानी ज्यामिति के नियमों का पालन नहीं करती थीं। और सबसे डरावनी बात, नाविक ने लिखा कि उन्हें द्वीप पर एक वेदी मिली और उस पर ठीक वैसी ही मूर्ति रखी थी जैसी प्रोफेसर के बक्से में थी। इसके बाद डायरी में लिखी बातें अधूरी और बेतरतीब हो जाती हैं, जैसे लिखने वाला बहुत ज्यादा डरा हुआ हो। 1 मिनट, इंसानी ज्यामिति के नियमों का पालन नहीं करती थी। इसका मतलब क्या है? क्या हम टेढ़ी मेढ़ी दीवारों की बात कर रहे हैं? उससे कहीं ज्यादा। ये इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। नॉन यूक्लिडियन या अजीब ज्यामिति का मतलब है ऐसी आकृतियां, कोण जो हमारे दिमाग के लिए समझना नामुमकिन है। सोचिए कि आप एक कोने को देखते हैं जो एक ही समय पर अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ भी है, या एक ऐसी इमारत जिसकी दीवारें सीधी दिखती हैं पर वे असल में घुमावदार है। इसे देखने भर से इंसान का दिमाग चक्कर जाता है, क्योंकि ये भौतिकी के उन सभी नियमों को तोड़ता है जिन्हें हम सच मानते हैं।
यह इस बात का संकेत है कि उस द्वीप को बनाने वाली शक्ति इंसानी सोच से पूरी तरह परे है। ये तो वाकई डरावना है। तो ये डायरी ये सब कुछ बदल देती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब तक हमारे पास सपने थे जो मनोवैज्ञानिक सबूत थे और एक पंथ था जो समाजशास्त्रीय सबूत था। लेकिन नाविक की डायरी पहला प्रत्यक्ष भौतिक सबूत है जो समुद्र में एक असली ठोस जगह की ओर इशारा कर रहा है। यह सब कुछ एक काल्पनिक कहानी से हटकर एक वास्तविक भौगोलिक रहस्य की तरह लगने लगता है। डायरी उस अज्ञात सिग्नल को एक लोकेशन देती है। ये बताती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका केंद्र समुद्र में कहीं है। अब ये केवल दिमाग या समाज की बात नहीं रही, ये भूगोल की बात बन गई है। और अब सारे सुराग एक साथ आने लगते हैं। जैसे ही फ्रांसिस इन सब टुकड़ों को जोड़ रहा होता है, दुनिया भर से अजीबोगरीब खबरें आने लगती हैं। अलग अलग देशों के शोधकर्ता और नाविक एक ही तरह की रिपोर्ट भेजते हैं। प्रशांत महासागर के एक खास हिस्से से एक नया द्वीप उभर रहा है। यह ज्वालामुखी से नहीं बना था, बल्कि ये बस समुद्र की सतह पर आ गया था। इसके साथ ही उस क्षेत्र में जबरदस्त चुंबकीय विसंगतियां, मतलब मैग्नेटिक अनोमलीज दर्ज की जा रही थीं। जहाजों के कंपास काम करना बंद कर रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फेल हो रहे थे। फ्रांसिस को तुरंत एहसास होता है कि ये वही द्वीप है जिसका जिक्र नाविक की डायरी में था। ये वही जगह है जहां से वो सारे सिग्नल आ रहे थे। विलकॉक्स के सपने, पंथ की पूजा और नाविक का अनुभव सब एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे थे। समुद्र के नीचे कुछ बहुत बड़ा और बहुत पुराना जाग रहा था। ये क्लाइमैक्स है। सभी अलग अलग धागे, सपने, विश्वास, भौतिक साक्ष्य अब एक ही घटना पर आकर मिल रहे हैं। ये इस बात की पुष्टि करता है कि यह कोई स्थानीय घटना नहीं थी, बल्कि एक वैश्विक घटना थी जिसका केंद्र समुद्र के नीचे छिपा था। चुंबकीय विसंगतियां इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण देती हैं कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है जो भौतिकी के ज्ञात नियमों को चुनौती दे रहा है। ये एक ऐसी पहेली है जिसके सभी टुकड़े अब सामने आ चुके हैं और वे मिलकर एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर बना रहे हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? इतने सारे सुरागों को जोड़ने के बाद फ्रांसिस आखिर किस नतीजे पर पहुंचता है? अपने अंतिम नोट्स में वो इस पूरे रहस्य का सार लिखता है। उसके अनुसार क्थुल्हू, जैसा कि उस पंथ ने उसे नाम दिया था, कोई दैत्य या राक्षस नहीं है, बल्कि एक प्राचीन ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। एक ऐसी मौजूदगी जो इंसानी समझ और समय के पैमाने से पूरी तरह परे है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके प्रभाव समय समय पर स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ज्वार भाटा आता है या मौसम बदलते हैं। उसने सब कुछ जोड़ा। कलाकारों के सपने उस शक्ति के अवचेतन सिग्नल थे। पंथ ने उन सिग्नलों को अपनी सीमित समझ के अनुसार एक ईश्वरीय संदेश मान लिया और नाविकों ने उसे समुद्र में एक भौतिक हलचल के रूप में दर्ज किया। सब लोग एक ही चीज का अनुभव कर रहे थे, बस अपने अपने नजरिए से। फ्रांसिस इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इंसानी ज्ञान अधूरा है और दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए। ये गहरा दार्शनिक निष्कर्ष है। ये केस सिर्फ एक रहस्य को सुलझाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करने के बारे में है कि ब्रह्मांड हमारी समझ से कहीं ज्यादा बड़ा और अजीब है। फ्रांसिस का अंतिम विचार ये है कि जिसे हम अलौकिक या अज्ञात कहते हैं, वो केवल वही है जिसे विज्ञान अभी तक माप नहीं सका है। उसने अलग अलग क्षेत्रों के डेटा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूविज्ञान को एक साथ रखकर एक ऐसी तस्वीर बनाई जो विज्ञान की मौजूदा सीमाओं से आगे जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि असली डर किसी राक्षस का नहीं, बल्कि इस बात का एहसास है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे और महत्वहीन हैं। फ्रांसिस ने अपनी केस फाइल एक सरल लेकिन बहुत डरावनी चेतावनी के साथ खत्म की। उसने लिखा, उस शक्ति ने हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा रहेगी। उस द्वीप के डूबने का मतलब यह नहीं है कि वो हमेशा के लिए चला गया। अगर वो द्वीप एक बार उभरा तो वो फिर से उभर सकता है। और यही इस केस फाइल का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। ये बंद हो गई है, लेकिन ये एक सवाल छोड़ जाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की दुनिया में ऐसी कितनी अस्पष्टीकृत घटनाएं हैं जो शायद ऐसे ही गहरे अनजाने पैटर्न का हिस्सा हो सकती हैं, जिन्हें हम अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। और इसी विचार के साथ हम आज की एक गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं।